फसलों की तबाही अपनी जगह पर, हमारी तो लाशों पर कोई आंसू बहाने वाला नहीं होता। फातिमा जिन्नात से लेकर जेएम सैयद से लेकर हम तो सब जो है इतने गद्दार कहलाए गए हैं। ऐवान में हमें बात करने की इजाजत भी ना हो, ना ही अपनी राय का इजहार कर सके। बेहतर वो होगा कि हमारे स्टैचूज बनाकर इन कुर्सियों पर बिठा दिए जाएं, क्योंकि ये मुल्क हमेशा कठपुतलियों के से चलाया गया ना जी। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हालिया बारिशों से बलूचिस्तान में जो नुकसानात हुए हैं, सड़कें तो ना होने के बराबर थी हमारे पास। कभी किसी बड़े सूबे की ज़कात के तौर पर हमें एक आध सड़क भी जाती थी, तो वो भी कभी सैलाब के ज़रिए या कभी दहशतगर्दी के ज़रिए से जो उनको तबाह बर्बाद किया जाता था। लोगों की फसलें तबाह हो गई हैं, गाँव के गाँव बर्बाद हो गए हैं। ज़रात जो हमारे ज़रई इलाके थे, बिलखुसूस आपके नसीराबाद के और डेरा मुराद जमाली के इलाके, उनमें जो बारिश ने जो तबाही मचा दी है, अब इसको खुदावंद ताला की तरफ से मुसीबत है, उसका मुकाबला हमेशा हमने करते आ रहे हैं। लेकिन हमें अफसोस होता है कि हुकूमत की बेइज्जती। अगर आज ये ऐलान किया जाता कि बलूचिस्तान के उन इलाकों में एक बड़ी मिकदार में गैस निकल आई है, तो वज़राओं की जो कतारें लगी होती। अगर ये ऐलान किया जाता कि उस इलाके में तेल के एक बड़े ज़खायर मौजूद हैं, तो कोई भी मिनिस्टर मेरे ख्याल में उस जगह पर जाने से नहीं कतराता। अगर ये कहा जाता वहां पर कि सीपेक के नतीजे में वहां पर अरबों डॉलर की जो है इमदाद ली दी जा रही है या कुछ प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं, तो वज़रा आज़म से लेकर सदर तक भी उस इलाके के दौरे करते। लेकिन शायद हमारी फसलों की तबाही अपनी जगह पर, हमारी तो लाशों पर कोई आंसू बहाने वाला नहीं होता। तो मेरी आपसे भी गुजारिश होगी, हुक्मरानों से भी, हुकूमत से भी ये गुजारिश होगी, चाहे वो मरकजी हुकूमत हो सूबाई, उन नुकसानों का अजाला करें जिससे, हाँ, और ये हम रोज़ अव्वल से कहते आ रहे हैं कि बलूचिस्तान में बारिशों के नतीजे में जो पानी ज़ाया हो रहा है, खुदा के वास्ते वहाँ पर छोटे बड़े डैम बना दिए जाए। अगर आज 20 साल पहले ये मंसूबे बना दिए जाते तो ना ही नसीराबाद, ना ही जलमक्सी, ना ही खुजार और कर्ख के इलाके जो इतने मुतासर होते। लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी। चंद साल पहले 8 अगस्त के दिन बलूचिस्तान के वकलाओं की एक बड़ी तादाद को एक बम धमाके में, खुदकुश बम धमाकों में जो हलाक कर दिया गया। इंक्वायरियां हुई, कमीशन बिठाए गए, नतीजा क्या निकला? जिस तरह के हमूदुर रहमान कमीशन का नतीजा निकला, इसी तरह 8 अगस्त के कमीशन का नतीजा भी इसी तरह निकला। लेकिन क्या उस कमीशन की रिपोर्ट को इस ऐवान में कभी पेश किया गया? हमारा क्रीम, जो हमारे पढ़े लिखे तबके का, आज बलूचिस्तान की जुडिशरी जो है अपने उस वाकये की वजह से बिल्कुल इस यतीम खाना सा बन गया है। हमारे बहुत ही मोतबर और काबिल वकला उसमें शहीद किए गए। लेकिन क्या कभी इस ऐवान में उस कमीशन की रिपोर्ट को ज़ेर बहस लाया गया है कि उसमें कसूरवार कौन है? क्या उस खुदकुश एक बच्चे की तस्वीर दिखाकर बार बार हमें बहलाया दिया जा रहा था कि नहीं, आप तमाम आपके वकलाओं का कातिल ये बच्चा है? उस बच्चे के पीछे हाथ किसका था? और वो चेन जो एक सीनियर काजी साहब को कत्ल करके और ये प्रोग्राम के तहत और धमाका किया गया, क्या ये एक बच्चे की सोच थी या उसके पीछे एक बहुत बड़ा माइंड था जिसने तमाम ये प्लानिंग बनाई? उस कमीशन की रिपोर्ट को यहाँ पर लाया जाए, हमें दिखाया जाए और उस पर बहस की जाए। जमहूरियत का हुस्न जिसको कहते हैं, उसको सबसे उसका अहम जुज़ जो है इख्तिलाफ राय है। अगर इख्तिलाफ राय को निकाल दिया जाए तो ना ये जमहूरियत रहती है, ना ही जमहूरियत के वो इदारे जो मजबूत हो पाते हैं। इख्तिलाफ राय रखने वाले को अगर मुल्क दुश्मन, गद्दार या दूसरे ममालिक का एजेंट करार दिया जाए, तो मैंने पहले से आपको एक बड़ी फहरिस्त दी हुई थी जिसमें मुल्क के गद्दारों के नाम शामिल थे। मोहतरमा फातिमा जिन्नात से लेकर जेएम सैयद से लेकर बलूचिस्तान के तो हम गद्दारों की, हम तो सब जो है इतने गद्दार कहलाए गए हैं। लेकिन कोई ऐसा नहीं बचा। तो क्या इख्तिलाफ राय रखना, या तो ये कहा जाए कि असेंबली के आप जो आपके रूल्स और रेगुलेशन हैं उसमें ये तरामीम लाएं कि किसी भी मौजूद मेंबर को ऐवान के अंदर इख्तिलाफ राय रखने की इजाज़त नहीं। मुल्क की जो सबसे बड़ी जमहूरियत है, आप जो
جن سے ہم نے جمہوریت سیکھی. انگریز جس کو یونائٹڈ کنگڈم کہا جاتا ہے, اب پچھلے ہی ادوار میں وہاں پہ ایک ووٹنگ ہوئی تھی جی کہ یورپین یونین کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا. اس میں عوام نے بھی اپنی رائے دی, اس میں ممبران نے بھی اپنی رائے دی, اور اس میں اکثریت رائے جو تھی وہ کہا جی ہم یورپین یونین کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. تو اس فیصلے کو تمام نے لبیک کہا. لیکن کسی نے یہ تک نہیں کہا ہوگا کہ جس نے اس مسئلے پر اختلاف رائے رکھا ہو وہ یورپ کا جو ایجنٹ قرار دیا گیا ہو. اس کو کسی ممبر کو یہ نہیں کہا گیا ہوگا کہ جس نے وہاں پر اختلاف رائے رکھا ہو وہ جو فرینچ کا ایجنٹ تھا, اسپینش کا ایجنٹ تھا یا پورچگیز کا ایجنٹ تھا. نہیں, آج تمام کے تمام جنہوں نے اختلاف رائے بھی رکھا, جنہوں نے اس کے حق میں بھی رائے دی, وہ تمام کے تمام ایک ہی ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں, شیر و شکر ہیں. لیکن کیوں ہم ان کی تمام وہ بری عادتوں کو اپناتے ہیں, لیکن کم سے کم ان کی کچھ اچھی عادتیں ہمیں اڈاپٹ کرنے کا بھی تو حق حاصل ہے. تو اختلاف رائے رکھنے کے لیے میرے خیال میں ہمیں کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں, یہ ہمارا حق بنتا ہے. اب ہم کریں بھی کیا کریں, ایوان میں ہمیں بات کرنے کی اجازت بھی نہ ہو جو عوام کی توقعات ہیں ہم سے, کیونکہ جب عوام نے ہمیں اور آپ کو ووٹ دے کر جنرل ڈپٹی اسپیکر صاحب بھیجا ہے تو یہ کچھ امیدیں ان کی وابستہ ہیں کہ ہم ان کے جو جمع مسائل ہیں ان پر بات کریں گے, علاقائی مسائل, قومی مسائل اور ملکی مسائل, اور ترقیاتی حوالے سے ہم جو ہے ان علاقوں میں ترقیاتی کام بھی کرائیں گے. جب نہ ہم ترقیاتی کام کر سکے, نہ ہم یہاں پر تقاریر کر سکے, نہ ہی اپنی رائے کا اظہار کر سکے, تو بہتر وہ ہوگا کہ ہمارے ڈمیز اسٹیچوز بنا کر ان کرسیوں پر بٹھا دیے جائیں اور ان میں ایک داغے باندھ دیا جائے جو کٹ پتلیاں ہوتی ہیں, کیونکہ یہ ملک ہمیشہ کٹ پتلیوں کے سے چلایا گیا نا جی. اور وہ ڈور جو جن کے ہاتھ میں ہیں ہم کبھی بھی ان کی طرف اشارہ نہیں کرتے, جو ہمیں نچاتے ہیں, جن کی ڈگڈگیوں پر ہم ناچتے ہیں, لیکن ہم ایک دوسرے کو برا بلا کہتے ہیں, ہم ایک دوسرے کو کوستے ہیں, ہم ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں, اور یہاں تک کہ بد کلامی اور بدتمیزی کے اس حد تک ہم جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کو گالیاں تک دیتے ہیں. اور ہم اس قوم کو سکھانا چاہتے ہیں جو ہمیں منتخب کر کے اس ایوانوں پہ لائی ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہم سے سیکھیں. تو یا ہم سوچیں جب انہوں نے ہم سے سیکھا تو اس قوم کا اور اس ملک کا حشر کیا ہوگا, یہ اللہ ہی جانے.